अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज का हमारा लेसन 26 है, जिसमें हमने अमेरिकन इंग्लिश के बारे में डिस्कस करना है और हमने देखना है कि अमेरिकन इंग्लिश कैसे आई और किस तरह पूरी दुनिया में ये इमर्ज हो गई और अब वाइडली एक्सेप्ट की जा रही है। ठीक है, तो अगर हम अमेरिकन इंग्लिश की बात करें तो हमें पता है कि ये एक इनर सर्कल वैरायटी ऑफ इंग्लिश है। ठीक है, इसके जो स्पीकर्स होते हैं वो नेटिव स्पीकर्स होते हैं, नेटिव वैरायटी है एक। उसके बाद यहाँ पर रेफरेंस एक्सेंट की बात अगर की जाए तो हमें पता होना चाहिए कि एक नॉर्म प्रोवाइडिंग इंग्लिश है। लाइक हम देखते हैं कि हमें कौन सा एक्सेंट अडॉप्ट करना चाहिए, कौन सी लैंग्वेज अडॉप्ट करनी चाहिए, ब्रिटिश और द अमेरिकन इंग्लिश। मतलब कि हम यहाँ पर आकर हमारे पास एक चॉइस आ जाती है। इस वजह से इसे हम एक नॉर्म प्रोवाइडिंग इंग्लिश भी कहते हैं, ये हमें एक नॉर्म प्रोवाइड करती है। लेकिन हमें ये फैक्ट नहीं भूलना चाहिए कि ये एक फर्स्ट कॉलोनियल वैरायटी ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश है। लाइक ब्रिटिश इंग्लिश जो है उसके कॉलोनाइज्ड करने के नतीजे में ये वैरायटी बनी है। ठीक है, जैसे कि बाकी आउटर सर्कल वैरायटीज़ की बात की जाए, जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया है, वो भी कॉलोनाइज्ड किया गया था ब्रिटिश के थ्रू। सेम इसी तरह ही ब्रिटिश ने जो है वो अमेरिकन इंग्लिश जो है या अमेरिका स्टेट जो है इसको भी कॉलोनाइज्ड किया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है कि हैज़ अंडरगोन अ प्रोसेस ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल अप्रोप्रिएशन। यहाँ पर ये उन्होंने डिस्कस किया है कि जिस तरह बाकी वैरायटीज़ ऑफ इंग्लिश हैं, लाइक आउटर सर्कल की वैरायटीज़ देखी जाएँ, उन्होंने जिस तरह एक प्रॉपर फीचर्स, प्रॉपर ग्रामर, लेक्सिकन आइटम्स, बोरोइंग, ये सारे चीज़ें अडॉप्ट की हैं, इसी तरह दे हैज़ बीन अ मिक्सिंग ऑफ एक्सेंट्स, लेक्सिकन, बोरोइंग, ये सारे फीचर्स इसके भी हैं। ठीक है, अ रिजल्ट ऑफ कॉलोनियल एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ऐसी बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, जैसे कि आउटर सर्कल की बात की जाए, वो इतनी स्टेबल नहीं है, वो कह लें कि बरकरार नहीं रही। ठीक है, वो ख़त्म हो गई। लेकिन स्टिल इंग्लिश जो है, ये अमेरिकन इंग्लिश, ये किस तरह बरकरार रही? तो इन्होंने बताया कि इसकी एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन थी, लॉन्गर एसोसिएशन थी विद सोशियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। ठीक है, अब देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में हाई लेवल पर जो है वो अमेरिकन इंग्लिश है, अमेरिकन स्टेट है। ठीक है, तो ये बताया गया कि इसके एक लॉन्गर एसोसिएशन है सोशियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के साथ। उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इन माइग्रेशन, इसका क्या मतलब है? अब यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे सेटलर्स थे जो कि ब्रिटेन से अमेरिका शिफ्ट हुए। ठीक है, या ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अमेरिका में आके बसने लग गए, तो उन्होंने वहाँ एक इंग्लिश की वैरायटी जो है वो उसको फैला दिया, वो स्प्रेड हुई, तो उसके बाद वहाँ पर इंग्लिश बोली जाने लग गई। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास टॉपिक 152 है। अब इस टॉपिक में उन्होंने सेटलमेंट हिस्ट्री की बात की है। अगर सेटलमेंट हिस्ट्री की बात की जाए तो हमें पता है कि अमेरिका पर तो ब्रिटेन की हुकूमत थी, ब्रिटेन की एक कॉलोनी था। ठीक है, इसी तरह और भी बहुत सारे मुल्क थे जिन्होंने इसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था, जिनमें हमारे पास जर्मन, डच, स्पेनिश, बहुत सारे मुल्क हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ था कि उस टाइम में तो अमेरिका का आप कह लें कि कोई इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, टाइम के साथ साथ जो है वो ब्रिटेन से कुछ ऐसे लोग थे जो कि अमेरिका में जाकर बसने लग गए। वहाँ पर वो अपने अपने प्योरिटन आइडियाज़ लेकर आए। ठीक है, जैसे कि आप कह लें कि अपने रिलीजियस से रिलेटेड, क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड जो है वो आइडियाज़ लेकर आए, वहाँ पर फैलने लग गए। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने बहुत सारी किताबें शाया की जिनमें अमेरिका की हिस्ट्री, उसके कॉलोनाइज्ड मसले जो थे वो सारे डिस्कस किए। तो इस तरह से जो है वो अमेरिका की भी इम्पोर्टेंस वाज़ेह होने लग गई। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया कि यूनिक मिक्सचर्स ऑफ सेटलर्स, लाइक बहुत सारे आप कह लें कि लोग आकर यहाँ सेटल होने लग गए थे। ना सिर्फ वो ब्रिटेन से थे बल्कि और भी डिफरेंट कंट्रीज से लोग यहाँ पर आकर रहने लग गए थे। फर्स्ट इंग्लिश स्पीकिंग परमानेंट सेटलर केम फ्रॉम द साउथ ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, अभी आप लोगों को क्विज में आ सकता है कि जो फर्स्ट इंग्लिश स्पीकिंग परमानेंट सेटलर्स थे वो कहाँ से आए थे? वो साउथ ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के साउथ से आए थे। ठीक है, और उसके अलावा इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेंटेन की स्ट्रॉन्ग टाइज, टाइज कहते हैं ताल्लुकात को, विद द मदर कंट्री। द एक्सेंट ऑफ न्यू इंग्लैंड and the South share prominent linguistic features with Southern British English। लाइक यहाँ आए, इन्होंने यहाँ पर आकर अमेरिका में ब्रिटिश एक्सेंट भी जो है वो अडोप्ट किया था, ब्रिटिश इंग्लिश भी, और वहाँ अमेरिका की भी कुछ इंग्लिश मिक्सअप होकर जो एक लैंग्वेज बनी। ठीक है, तो उसको फिर अमेरिकन इंग्लिश का नाम दे दिया गया। मीन्स आप कह लें कि यहाँ पर फिर न्यू इंग्लैंड का एक्सेंट जो था और वो शेयर किया गया, प्रोमिनेंट लिंग्विस्टिक फीचर्स शेयर किए गए,
जो कि ब्रिटेन, साउथर्न ब्रिटेन के साथ थे। ये सारी हिस्ट्री आपको ये पढ़नी पड़ेगी, आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, ठीक है। एग्जाम्पल में उन्होंने बताया कि dropping of a post vocalic r which is not pronounced in words like car, card, for and fourth। like अमेरिका का अगर बताया जाए तो अमेरिका में ये वर्ड पूरा प्रोनाउंस किया जाता था, जैसे कि कार, कार्ड, फोर, लेकिन ब्रिटिश एक्सेंट के अकॉर्डिंग इसे सिर्फ का पढ़ा जाता था और आर को जो है वो ख़त्म कर दिया जाता था या गिरा दिया जाता था, ठीक है। द रिटेंशन ऑफ जे इन ट्यून और न्यू, जैसे कि अमेरिका में तो ये ट्यून और न्यू था, लेकिन जे साउंड जो था वो बरकरार रखा गया था ट्यून और न्यू में, क्योंकि ये ब्रिटिश एक्सेंट था और ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये वर्ड्स थे जिनमें रिटेंशन ऑफ जे इन ट्यून और न्यू, यानी कि इन दोनों वर्ड्स में जे को बरकरार रखा जाता था। तो ये वाला ही एक्सेंट, यानी कि कुछ फीचर्स आप कह लें ब्रिटेन से जो थे वो अमेरिकन इंग्लिश में अडोप्ट किए गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सेटलमेंट हिस्ट्री है। अगेन कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, आप लोगों ने इन्हें एक एक दफ़ा पढ़ लेना है। ऐसा सच ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते नहीं हैं। अगर हिस्ट्री आई तो आप लोग वो हिस्ट्री लिख दीजिएगा कि पहले कॉलोनाइज्ड किया गया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के सेटलर्स आके यहाँ आबाद होने लग गए। इन्होंने ब्रिटिश या ब्रिटेन जो थी हुकूमत, उसका भी एक्सेंट अडॉप्ट किया, उसके भी कुछ फीचर्स जो हैं वो अपनी लैंग्वेज में डाले। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमेरिकन इंग्लिश में वर्ड कार ही बोला जाता था, लेकिन अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश एक्सेंट, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश वोकेबलरी, इन्होंने का वर्ड जो है वो यूज़ कर लिया, आर को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। इसी तरह इन्होंने जो ट्यून और न्यू था इनमें भी जे को ख़त्म नहीं किया, उसको भी बरकरार रखा था, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास एक कोएनाइजेशन प्रोसेस जो है वो यूज़ किया जा रहा है, कोएनाइजेशन वर्ड यूज़ किया जा रहा है। इसका क्या मतलब होता है? आप लोगों ने पीछे में भी ये वर्ड सीन किया हो, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट भी हम आज पढ़ लेते हैं इस पूरे लेक्चर में। कोएनाइजेशन कहते हैं कि एक ही लैंग्वेज की डिफरेंट डायलेक्ट यूज़ करके एक नया डायलेक्ट बनाना कोएनाइजेशन कहलाता है, ठीक है। मैं आप लोगों को एग्जांपल से बताती हूँ। डायलेक्ट का पता है आप लोगों को वैराइटीज़, ठीक है। मैंने पीछे काफ़ी डिटेल में इसका भी लेक्चर आपको दिया हुआ है। डायलेक्ट वैराइटीज़ को कहते हैं। लाइक अगर हम लाहौर में रहते हैं, हम एक उर्दू डायलेक्ट, उर्दू लैंग्वेज बोल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हम कराची जाएंगे, कराची का एक डिफरेंट डायलेक्ट होगा उर्दू का, लाइक डिफरेंट वैरायटी होगी, ठीक है। तो इसको डायलेक्ट कहते हैं। अगर हम यहाँ पर कोएनाइजेशन की बात करें तो मैं आपको इसके एक एग्जांपल देती हूँ। सिंपल सी एग्जांपल है, ब्रिटिश के लोग जो हैं वो भी इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। अमेरिका के लोग वो भी इंग्लिश बोलते हैं, और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के, अफ्रीका के लोग, ये सब इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश बोलते हैं। जब ये लोग आपस में बात करते हैं तो उस नतीजे में पैदा होने वाली एक थर्ड लैंग्वेज जो कि इंग्लिश ही होती है, लेकिन क्या करते हैं कि कुछ सिंपल वर्ड्स ब्रिटिश लैंग्वेज से ले लेते हैं, कुछ सिंपल वर्ड्स अमेरिकन लैंग्वेज से ले लेते हैं, और उस तरह से एक थर्ड लैंग्वेज बनाते हैं जो कि एक सिंपल सी लैंग्वेज होती है। इसको हम कोएनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इसको हम कॉइन भी कहते हैं, ठीक है, कोई भी कहते हैं। ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, आप कोई भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेकिन जो इसका पूरा प्रोसेस होता है इसको हम कोएनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इसको हम न्यूट्रल वैरायटी भी कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि द इमर्जेंस ऑफ ए न्यू वैरायटी और डायलेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज फ्रॉम द मिक्सिंग, लेवलिंग एंड सिंप्लीफाइंग ऑफ डिफरेंट डायलेक्ट्स ऑफ म्यूचुअली इंटेलिजिबल लैंग्वेजेस। क्या बताया गया है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के सिंपल सिंपल वर्ड्स को चूज़ करके एक थर्ड लैंग्वेज बना देते हैं, ठीक है। थर्ड डायलेक्ट कह लें आप, वो बना देते हैं, तो इसको हम कोएनाइजेशन कहते हैं। अब इसमें बताया गया कि इन्वॉल्व्स कंटिन्यूटी, स्पीकर्स डू नॉट नीड टू अबांडन देयर ओन लिंग्विस्टिक वैराइटीज़, अमेरिकन इंग्लिश परसीव टू बी फेयरली होमोजीनियस। लाइक काफ़ी ज़्यादा इसमें चेंजिंग्स हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर वो चेंजेस काफ़ी होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर डेफिनेशन आप लोगों को कॉन्सेप्ट मिल गया, आप लोग खुद भी याद कर सकते हैं, खुद भी आप लोग बना सकते हैं। डेफिनेशन काफ़ी ईजी है। उसके अलावा हम देख लेते हैं अपना टॉपिक 153। अब यहाँ पर टॉपिक 153 में हमने वैराइटीज़ ऑफ अमेरिकन इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर हम 3 डायलेक्ट्स पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास एक रीजनल डायलेक्ट है। इसको आप लोग साथ साथ नोट डाउन भी कर लिया करें, ठीक है। आप लोग लिख लिया करें एक पेज के ऊपर, या कोई नोट्स अगर बनाए हो, ताकि आप लोगों को ना ईजी वे में ये कॉन्सेप्ट याद रहें, क्योंकि ये बहुत थ्योरी होती है, हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं थ्योरीज में। तो अगर पॉइंट्स की फॉर्म में आपके पास डाटा हो तो आप लोगों को ईजीली एग्जाम्स में डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती, ठीक है, उन कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से रिवाइज करने में। अब यहाँ पर 3 वैराइटीज़ हैं, एक रीजनल डायलेक्ट होगा, एक सोशल डायलेक्ट होगा, और एक हमारे पास एथनिक बैकग्राउंड होगा, ठीक है। ये 2 टॉपिक्स कवर किए गए हैं इन 3 टर्म्स के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर रीजनल डायलेक्ट की अगर बात की जाए तो इसका मतलब है कि रीजन टू रीजन आपके डायलेक्ट में
चेंज आ जाए तो इसको हम रीजनल डायलेक्ट कहते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस अगर हम एक एग्जांपल लें तो ब्रिटेन में बिस्किट कहते हैं, ठीक है, लेकिन अमेरिका में कुकी कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग तो सेम ही है, लेकिन क्या है कि अगर हम इस रीजन में देखें तो यहाँ पर उसी वर्ड को डिफरेंट वे में प्रोनाउंस किया जा रहा है। इसी तरह हम दूसरे रीजन में देखें तो वहाँ डिफरेंट वे में प्रोनाउंस किया जा रहा है। इसी तरह अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो पश्तो डायलेक्ट है, एक हमारे पास बलोची डायलेक्ट है, ठीक है। तो इन डिफरेंट डायलेक्ट में डिफरेंट वैरायटीज़ में जो है वो चेंजिंग्स होती हैं। ऐसे ही उर्दू डायलेक्ट है, तो हर एक डायलेक्ट में डिफरेंट वे से वर्ड्स को प्रोनाउंस किया जाएगा। तो वही बताया है कि अगर हम एक रीजन से निकल के किसी दूसरे रीजन में जाएँ तो वहाँ पर उन्हीं वर्ड्स को डिफरेंट वे में प्रोनाउंस किया जाएगा, तो इसको रीजनल डायलेक्ट कहते हैं। यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दी हैं, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। अब यहाँ पर देखें जैसे कि ड्रैगन फ्लाई है तो इसको अमेरिकन एक्सेंट में या अमेरिकन इंग्लिश में या लैंग्वेज में मॉस्किटो हॉक कहते हैं, ठीक है। इसी तरह मिड वाइफ है तो इसको ग्रैनी वूमन कहते हैं। अनप्रोफेशनल है तो इसको जैकलग कहते हैं। मीन्स के बातें वही हैं, मीनिंग वही है, लेकिन क्या है कि वर्ड्स चेंज कर दिए हैं, ठीक है। इसी तरह ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ क्या किया जाता था कि सम डायलेक्ट्स आर करेक्टराइज्ड बाय द लैक ऑफ पोस्ट वोकलिक आर। क्या होता था कि कहीं पर आर की कमी कर दी जाती है और कहीं पर आर को रिटेन कर दिया जाता है, बरकरार रखा जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इन्हें इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एग्जाम्पल याद रखें 3, उसके अलावा ये रीजनल डायलेक्ट की एक डेफिनेशन याद रखें, इनफ है आप लोगों का। क्वेश्चन अगर शॉर्ट में आए या लॉन्ग में आए आपका डन है। उसके अलावा टॉपिक 154 देखें जिसमें हमारे पास सोशल डायलेक्ट है। सोशल डायलेक्ट में क्या होगा कि किसी लैंग्वेज में सोशल वेरिएशन करना, लाइक आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उस तरह की आदतें अडॉप्ट कर लेते हैं, उस तरह के लैंग्वेज। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं अगर वो सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है तो हम क्या करेंगे, हमारी लैंग्वेज एक अच्छी होगी, हम अच्छी वोकेबलरी अडॉप्ट करेंगे, अच्छी आदतें अडॉप्ट करेंगे। तो इसी तरह लैंग्वेज जो होती है वो भी हमारी लोकेशन पर बेस्ड करती है, हम किस तरह की सोसाइटी में रह रहे हैं। जिस तरह की सोसाइटी में रहेंगे हमारी डायलेक्ट्स पर उसी तरह का असर पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि सोशल डायलेक्ट वेरिएशंस जो होती हैं वो बेस्ड करती हैं लोकेशन के ऊपर, हमारे सोशल स्टेटस के ऊपर। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द यूज़ ऑफ रीजनल वर्ड्स एंड रीजनल एक्सेंट्स, ठीक है। अनएक्सेप्टेबिलिटी ऑफ नॉन स्टैंडर्ड ग्रामेटिकल यूज़ लाइक मल्टीपल नेगेशन, द यूज़ ऑफ एंड। तो ये सारे वर्ड्स हैं, आप लोगों ने इन्हें याद कर लेना है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें 2-3 पॉइंट्स को याद रखें, इंपॉर्टेंट हैं। एथनिक वैरायटीज़ किसे कहते हैं? एथनिक वैराइटीज़ में भी क्या है कि कुछ चीज़ें रिलीजियस बेस्ड होती हैं या रिज़ल्ट ऑफ इमिग्रेशन के, जो लोग सेटल हुए थे आकर उन्होंने अपना एक रिलीजन शो किया था। प्रोड्यूस्ड बाय लैंग्वेज कॉन्टेक्ट, जब हम किसी के साथ बात करते हैं तो हमें एक दूसरे के कल्चर का पता चलता है। उसके अलावा इन्वॉल्व लैंग्वेज शिफ्ट ऑन बाय मिनॉरिटी ग्रुप फ्रॉम एन एथनिक लैंग्वेज टू इंग्लिश, इन्वॉल्व मॉडिफिकेशन ऑफ डोमिनेंट लैंग्वेज। लाइक कुछ लोग जो थे वो अमेरिका में इसलिए भी आए थे कि अमेरिका जो है वो एक डोमिनेंट लैंग्वेज भी बन रही है। उसके अलावा ब्रिटेन एक डोमिनेंट लैंग्वेज है, तो वहाँ पर भी कुछ लोग इसीलिए सेटल्स थे जो कि डिफरेंट कंट्रीज से थे। तो ये सारी चीज़ें देख कर जो है वो बताया गया कि एथनिक वैराइटीज़ में ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद कर लीजिएगा। उसके अलावा बताया गया कि परसीव्ड एज होमोजीनियस, लाइक काफ़ी चेंजिंग्स हैं इसमें, तो अब वो चेंजिंग्स इनफ है। स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ मिक्सिंग, म्यूचुअल अकोमोडेशन एंड कोएनाइजेशन। डायलेक्ट स्टडीज़ शो ए ग्रेट डील ऑफ फोनेटिक, लेक्सिकल एंड ग्रामेटिकल वेरिएबिलिटीज़, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं एज इट इज़ जिस तरह हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कैनेडियन इंग्लिश की अगर बात की जाए टॉपिक 155 में, ठीक है, तो यहाँ बताया गया कि बहुत से लोग ब्रिटेन से अमेरिका जो गए थे या वहाँ जाकर सेटल हो गए थे वो कनाडा चले गए। क्यों? क्योंकि कनाडा ने बरकरार रखी थी अपनी कल्चरल और पॉलिटिकल टाइज विद ब्रिटेन, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड स्टिल अभी तक उन्होंने वो बरकरार रखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए भी बहुत सारे लोग जो थे वो अमेरिका से भी या ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कह सकते हैं कि कनाडा गए, वहाँ जाकर सेटल हुए। क्यों? क्योंकि कनाडा ने जो है वो ब्रिटिश वर्ड्स को, ब्रिटिश वोकेबलरी को, ब्रिटिश एक्सेंट को जो है वो काफ़ी हद तक अडॉप्ट किया हुआ है। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रिटेन से ही बहुत सारे लोग जो थे वो कनाडा जाकर सेटल हो गए, बल्कि बहुत सारे ऐसे इमिग्रेंट्स थे जो कि अमेरिका से भी जो है वो कनाडा गए। अमेरिका के लोग भी जो थे वो कनाडा जाकर सेटल होने लग गए। तो इसी तरह कनाडा की जो इंग्लिश है वो कम्बिनेशन है ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का, ठीक है। अ लार्ज स्केल colonization started in the second half of the 20th century, ठीक है। ये आप लोगों को
एमसीक्यूज़ में आ जाएगा, क्विज़ में आ सकता है, आप लोगों को ये डेट याद होनी चाहिए। एन इन्फ्लक्स ऑफ ब्रिटिश इमिग्रांट्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर द अमेरिकन रेवोल्यूशन, ठीक है, हैज़ रिटेन स्ट्रॉन्ग कल्चरल एंड पॉलिटिकल टाइज विद ब्रिटेन। तो ये सारी वजूहात के अकॉर्डिंग भी जो है वो बहुत सारे लोग यहाँ पर जाकर सेटल होने लग गए थे। यहाँ पर यही सारी हिस्ट्री बताई गई है। इन्फ्लुएंस था ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश वैराइटीज़ का, वो किस तरह से था, बाय रीजन, जनरेशन, लैंग्वेज लेवल, ठीक है। तो ये इन्फ्लुएंस इस वजह से भी बरकरार रखा था। उसके अलावा यहाँ पर इन्फ्लुएंस ऑन कैनेडियन इंग्लिश वो क्या था कि प्रोनाउंसिएशन शोज़ अमेरिकन बेस, और वोकेबलरी आइटम और स्पेलिंग जो थे वो शो करता था टेंडेंसी टूवर्ड ब्रिटिश इंग्लिश। यानी कि मैं बता रही हूँ आप लोगों के कम्बिनेशन था इंग्लिश जो थी वहाँ की, वो कम्बिनेशन था ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का। लाइक कुछ प्रोनाउंसिएशन जो थी वो अमेरिका से ली गई थी, कुछ वोकेबलरी आइटम्स जो थी वो ब्रिटिश की अडॉप्ट की गई थी। उसके अलावा यहाँ पर और भी पॉइंट्स हैं जो कि बताया गया। द ग्रोथ ऑफ अ डिस्टिंक्ट कैनेडियन आइडेंटिटी आफ्टर वर्ल्ड वार 2 रिफ्लेक्टेड इन यूनिकली कैनेडियन फीचर्स। लाइक इन्होंने उसके बाद खुद भी अपने फीचर्स जो थे वो बनाए, अपने फीचर्स, जैसे कि यहाँ पर है चेस्टरफील्ड और काउच, ठीक है। तो इन्होंने ये वर्ड चेस्टरफील्ड निकाल दिया, जबकि अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये वर्ड काउच था। इसी तरह द पार्टिकल इनवाइट अप्रूवल अगर किसी को देना होता था, तो ये वर्ड्स जो थे वो कुछ इन्होंने खुद भी रखे। उसके बाद यहाँ पर एक आउट साउंड है। तो आउट साउंड जो था ये अमेरिकन इंग्लिश में था, और इसी तरह इन्होंने कॉल्ड साउंड जो था ये बाइट था, तो इन्होंने बिट कर दिया। तो ये बहुत सारे वर्ड्स इनकी चेंजिंग्स थी। रेजिंग ऑफ ई आई और ए, ये कुछ वर्ड्स हैं, आप लोगों ने इन्हें याद कर लेना है। जस्ट कॉन्सेप्ट लिया करें, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इसको याद रख लिया करें। अमेरिकन इंग्लिश का सारा था ये लेसन, इसमें अमेरिका की हिस्ट्री थी। बताया गया था कि अमेरिका जो था वो भी कलोनाइज्ड किया गया था, लेकिन वो स्टेट जो थी वो किस तरह पूरी दुनिया में इमर्ज हो गई और किस तरह फैली ड्यू टू देयर टेक्नोलॉजी, उनकी मेहनत थी, और उसके अलावा उनकी इंग्लिश के फीचर्स थे, उनकी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन थी विद पॉलिटिकल एंड सोशल इकोनॉमिक टाइज विद ब्रिटेन एंड विद डिफरेंट आप कह सकते हैं नेशंस के साथ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। बहुत डिफ़िकल्ट लेसन नहीं था, हिस्ट्री थी, आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर तो आप लोगों को लेसन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिनका ये लेसन है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।